नमस्कार बच्चों, आज हमें क्लास 11th और 12th के लिए हिंदी राइटिंग पोर्शन में पढ़ना है, सीखना और समझना है आलेख लेखन के बारे में। आज हमें आलेख लेखन का अध्ययन करना है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आलेख होता क्या है, आलेख के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं और आलेख लिखते समय हमें किन विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए, किन बिंदुओं पर जोर देना चाहिए। इस सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और फिर बाद में एक दो आलेख लेखन को हम समझेंगे, देखेंगे कि आलेख का प्रारूप कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है, किस चीज़ का वर्णन इसमें किया जाता है। तो ये सब हमें इस वीडियो में आज समझना है। तो सबसे पहले तो बेटा आप लोग ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए कि आलेख क्या है। जो आलेख है ना, आलेख का लेख से गहरा संबंध है। आलेख का लेख से गहरा नाता है, गहरा संबंध है, ऐसा हम मान सकते हैं। कोई विशेष अंतर आलेख में और लेख में नहीं है। हम लोग आलेख को निबंध का ही एक छोटा रूप मान सकते हैं, निबंध का ही एक स्वरूप आलेख को हम कह सकते हैं। यानी कि निबंध का छोटा रूप ही आलेख है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आर्टिकल। आप लोग इंग्लिश में आर्टिकल्स पढ़ते हो तो वही आर्टिकल्स ये आलेख कहलाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लें पहले, आलेख क्या है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे। जैसे ये हमने लिख दिया है आलेख के बारे में कि किसी एक विषय पर, कोई एक विषय है, एक टॉपिक आ गया जिस पर आपको आलेख लिखना है। तो किसी एक विषय पर विचार प्रधान, किसी एक विषय पर विचार प्रधान, जिसमें विचारों की प्रधानता हो, हम अपने विचारों को दे सकें। तो किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान, गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को, अभिव्यक्ति माने अपने विचारों को, अपने विचारों से हम किसी गद्य की अभिव्यक्ति करें जो टॉपिक आया है। तो यही हमने लिखा है कि किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को आलेख कहा जाता है। ठीक है ना। किसी एक विषय पर विचार प्रधान, जिसमें विचारों की प्रधानता हो, और गद्य प्रधान, जिसमें गद्य की प्रधानता हो, ऐसी अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं? आलेख। ठीक, ये समझ गए, आलेख कहते हैं। अब आगे हमने लिखा है कि आलेख वस्तुतः, वस्तुतः माने वास्तव में, आलेख वास्तव में एक प्रकार के लेख ही होते हैं। आलेख जो हैं ये वास्तव में एक प्रकार के लेख ही हैं, ये भी एक प्रकार के लेख हैं। ठीक, और जो अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर, आप लोग पेपर पढ़ते होंगे तो जो संपादकीय पृष्ठ होता है पेपर का, तो अधिकतर ये आलेख जो होते हैं ये संपादकीय पृष्ठ पर छपते हैं, संपादकीय पृष्ठ पर ही ये अधिकतर छपते हैं। लेकिन इनका संपादकीय से कोई संबंध विशेष नहीं होता है, लेकिन छपते संपादकीय पृष्ठ पर हैं अधिकांशतः आलेख। ठीक, अच्छा, और हमने जैसे लिखा है कि लेख के आगे आ उपसर्ग, आलेख कैसे बना है? लेख में हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया, लेख शब्द के आगे आ उपसर्ग हमने जोड़ दिया। तो यही लिखा है कि लेख के आगे लगा आ उपसर्ग, लेख के सम्यक। अब आलेख से आलेख की, लेख की विशेषता बन गई। क्या विशेषता बन जाती है आ लगने से लेख में? लेख के सम्यक, सम्यक वाले होता है भली प्रकार से, ठीक ठाक, और सर्वांगपूर्ण होने का, यानी कि जो हमने लेख लिखा है वो पूरी तरीका से सर्वांगपूर्ण है, पूरी तरीका से उसको हमने विकसित कर दिया है, पूरी तरीका से पूरी डिटेल उस लेख में लिख दी है। तो यही कहते हैं कि लेख के आगे लगा आ उपसर्ग लेख के सम्यक और सर्वांगपूर्ण होने का द्योतक है, प्रतीक है। ठीक है, लेख के आगे अगर हमने आ लगा दिया तो ये काहे का कि लेख हमारा ठीक ठाक से, पूरी तरीका से सर्वांगपूर्ण, हर अंग का उसका विकास हमने कर दिया है। ठीक है, इसका प्रतीक है ये आलेख। आलेख जब लिखते हैं तो आलेख लिखने से क्या होता है? जो आलेख हम लोग लिखते हैं वो हमारे मन की जिज्ञासा को शांत करता है। जिज्ञासा को, अगर कोई आलेख पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई ऐसी बात आपके सामने आ जाएगी जो आपके मन की जिज्ञासा को शांत कर देगी कि हाँ ये होना चाहिए था, ये वास्तव में सही है कि नहीं? तो यही तो आलेख मन की जिज्ञासा को तृप्त करता है या शांत करता है। यह ताजगी से युक्त भावों से समाहित होता है। आलेख कैसे होते हैं? इसमें भाव ताजगी पूर्ण होता है,
जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ इसके आगे क्या लिखा होगा, इसको हमें जानना है। तो हम ये जो आलेख होते हैं ये ताजगी से युक्त भावों से समाहित होते हैं। ठीक। अच्छा, जो आलेख लिखे जाते हैं ये कई क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। कई क्षेत्रों के बारे में आलेख हम लिख सकते हैं। खेल से संबंधित भी आलेख लिखे जाते हैं, सामाजिक क्रियाकलापों से समाज से संबंधित भी आलेख होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी आलेख लिख सकते हैं, बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है राजनीति के क्षेत्र में। अर्थ के क्षेत्र में, फिल्म से संबंधित भी आलेख लिखे जाते हैं। और विशेष मुद्दों से, यानी ज्वलंत मुद्दे, जो इस समय मुद्दे चल रहे हैं, कोई मुद्दा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा, ये समाज में कोई मुद्दा खड़ा होगा, तो उन ज्वलंत या विशेष मुद्दों से संबंधित भी आलेख हो सकते हैं, उनको हम लिख सकते हैं और वो आलेख हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो यही हमने लिख दिया है। अच्छा, अब इतनी चीज आप समझ गए कि आलेख होता क्या है। कोई पूछे तो आलेख आप बता सकते हो कि ये विचार प्रधान और गद्य प्रधान जो अभिव्यक्ति होती है मन की, उसी को हम आलेख कहते हैं। ये लेख में आ उपसर्ग लगाने से बनता है, यानी कि जिसका मतलब है कि लेख जो हमने लिखा है वो पूरी तरीका से सम्यक और सर्वांगपूर्ण बन गया है। ठीक है। आलेख लिखने से जो लेख है वो पूरी तरीका से सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से सर्वांगपूर्ण, उसके सब अंगों का चरम क्रम में विकास कर दिया जाता है, विकसित कर दिया जाता है उसको। और आलेख हमारे मन की जिज्ञासाओं को शांत करता है। ठीक है। इसमें जो भाव होते हैं वो ताजगी पूर्ण होते हैं, उसको पढ़ने का मन करता है। ठीक। गहरे भाव होते हैं, गहराई तक ले जाता है अपने विचार। ये कई क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आलेख के बारे में समझ गए कि आलेख है क्या। चलिए अब आलेख की कुछ विशेषताएं समझ लेते हैं कि आलेख में कौन कौन सी विशेष गुण होते हैं, कौन कौन सी आलेख में विशेषताएं होती हैं, इनको हम समझ लें। ठीक। देखिए बच्चों, ये कुछ विशेषताएं हैं आलेख लेखन की। आलेख लिखते समय हमें इन बातों पर थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए, तब आपका आलेख अच्छे से आप लोग लिख पाओगे और अच्छी तरह से आपका आलेख लिख पाएगा। तो यही है आलेख लेखन की विशेषताएं और गुण। आलेख लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना है, इसके गुण कौन कौन से होते हैं, इसकी कौन कौन सी क्वालिटी है, चलिए हम समझ लें। जैसे पहले हमने लिख दिया है कि आलेख की भाषा सरल, सरस और भावपूर्ण होनी चाहिए। जो हम आलेख लिख रहे हैं उसकी भाषा हमारी ऐसी हो कि स्पष्ट हो, सरल हो। बहुत ज़्यादा जटिल भाषा में हमें आलेख नहीं लिखना है। ऐसी भाषा कि वो सरल हो, आसानी से सब लोग उसको पढ़ सकें। ठीक है। सरस हो, रस से युक्त हो, लोग बागों को पढ़ने में अच्छा लगे, रुचि बढ़े। और भावपूर्ण, उसमें आपके भावों की प्रधानता होनी चाहिए। ऐसी भाषा हमें लिखना चाहिए आलेख में। दूसरा गुण क्या है, आलेख क्या करता है, इससे पिछली ये क्या करता है, पिछली जिज्ञासाओं को तृप्त कर, जो हमारी पिछली जिज्ञासा होती हैं कि ये कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, जो मन में जिज्ञासाएं उठती हैं, तो आलेख अगर हम पढ़ते हैं तो आलेख हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी पिछली जिज्ञासाओं को तृप्त कर दे और नई जिज्ञासाओं को जागृत करे और जानने की इच्छा को पैदा करे। जैसे हमने कुछ पढ़ा, एक पॉइंट पढ़ा, फिर लगेगा कि हाँ इसमें आगे और क्या लिखा होगा, ऐसी जानने की लालसा हमारे मन में पैदा होनी चाहिए। इस तरीका से हमें आलेख को जिज्ञासापूर्ण भावों से लिखना चाहिए कि जो पाठक गण हैं, पढ़ने वाले, उनको पढ़ने में रुचि जागृत हो जाए और वो पूरा आलेख पढ़ें। ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, सच्चे आलेख जो होते हैं, सही आलेख, वो पिछली जिज्ञासाओं को तृप्त करते हैं, उनका शमन करते हैं और नई जिज्ञासाएं जागृत करने की क्षमता से युक्त होना चाहिए हमारा आलेख। यानी कि नई जानने की लालसा, इच्छा उनकी प्रकट होने लगे, जागरूक हो जाए, तो ऐसे भावों से युक्त हमारा आलेख होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, इसमें विचारों की अधिकता होनी चाहिए। जैसे हमने पहले परिभाषा में लिखा था कि ये विचारपूर्ण, भावपूर्ण होने चाहिए, विचार पूर्ण होने चाहिए। तो विचारों की अधिकता, प्रभावता होनी चाहिए, प्रधानता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो विचार प्रधान होना चाहिए हमारा आलेख, हमारे मन के भाव विचार उसमें आने चाहिए। अगला पॉइंट, इसमें विश्लेषणात्मकता की प्रधानता होनी चाहिए। कुछ पॉइंट हमें ऐसे रखना चाहिए। अब विश्लेषणात्मकता ये क्या है, विश्लेषण यानी कि जिसको कहते हैं एनालिसिस, जिसमें ऐसे पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसका कारण क्या है,
अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, ये है विश्लेषण। तो इसमें विश्लेषणात्मकता की प्रधानता भी होनी चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट हमें रखने चाहिए कि जो हमारे कारणों को प्रकट करे कि ऐसा हुआ तो इसलिए हुआ, ठीक है ना, ऐसा होता तो इसलिए ऐसा हो जाता। तो विश्लेषणात्मकता की प्रधानता भी हमारे आलेख में आवश्यक है। अगली चीज, यह महत्वपूर्ण विषयों यानी कि अवसरों, किसी विशेष अवसर पर, किसी के चरित्रों पर और व्यक्तियों से संबंधित भी होते हैं आलेख। किसी बात को आलेख लिखते समय एक बात और हमें बेटा याद रखना है, किसी बात को हमें बार बार दोहराना नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बार बार उसी चीज को रिपीट करते रहते हैं, तो बार बार हमें उस चीज को दोहराना नहीं है। और विरोधाभास, दोहरापन, असंतुलित तथ्यों की असंदिग्धता आदि से बचना हमें चाहिए। आलेख लिखते समय इन चीजों को हमें ध्यान, विरोधाभास ना हो, कोई चीज को हम दोहराएं ना, किसी सेंटेंस में असंतुलन ना हो जाए, तथ्यों में असंदिग्धता ना हो जाए, तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। और कैसा हमारा जो आलेख हो, जो हम आलेख लिखें, यह नवीनता व ताजगी से युक्त होना चाहिए। नवीनता से और ताजगी से लोग बाग पढ़ने में रुचि पैदा हो जाए लोग बागों की, ठीक है ना। तो नवीनता और ताजगी से युक्त होना चाहिए। जैसे हमने 4-6 लाइन पढ़ी, फिर लगे कि हाँ कुछ नयापन इसमें आ रहा है, चलिए हम पूरा पढ़ डालते हैं। तो ऐसे भावों से युक्त हमारा आलेख हो जाए तो लोग बाग उसको पढ़ते हैं। इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा विस्तार से हमें नहीं लिखना है। ये आपके बोर्ड के पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो 5 नंबर के हिसाब से आप लोग लिख सकते हो कि कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज, ठीक है ना। तो बहुत विशेष बड़े आकार में हमें आलेख को नहीं लिखना है। 1-1.5 पेज तक हम लिख सकते हैं, 150-150 शब्दों तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़े आकार में हमें इसको नहीं लिखना है। अगला पॉइंट, लेख में श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। श्रृंखलाबद्धता, श्रृंखला, क्रम से हम उसको बढ़ाएं, क्रम से उसके चरणों को हम बढ़ाएं, और एक परिच्छेद में एक ही भाव व्यक्त, एक ही प्रकार का भाव एक ही परिच्छेद में हमें पूरा करना चाहिए। और एक मेन चीज है कि लेख की प्रस्तावना, जब लेख की आप भूमिका बनाएं ऊपर, ठीक है ना, शुरुआत की कुछ पंक्तियों में भूमिका बनाई जाती है। जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर आपका आलेख है, उसकी भूमिका पहले बनाओ अच्छी तरह से। तो भूमिका और उसका समापन, जब समापन करते हैं आलेख लिखने का, तो वो कुछ 4-6 लाइन नीचे की और 4-6 लाइन ऊपर भूमिका बनाने वाली, ये थोड़ी हमारी रोचकता से पूर्ण होनी चाहिए, जिससे शुरुआती में पढ़ने से लोग उसकी तरफ आकृष्ट हो जाएं और आपके आलेख को पढ़ना चाहें। तो भूमिका या प्रस्तावना बनाते समय और उस आलेख का समापन करते समय इन बातों को हमें ध्यान में रखना है कि उसकी प्रस्तावना और उसका समापन रोचकता से भरा हुआ हो, रोचकता होनी चाहिए उसमें, ठीक है ना। तो इन बिंदुओं को हमें ध्यान में रख करके आलेख लिखना है। चलिए अब एक चीज और थोड़ा सा हम समझ लें, आलेख के मुख्य अंग। आलेख के अंग कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से आलेख हम लिखते हैं, इसके बारे में हम समझ लें। देखिए बच्चों, इस बारे में हम समझ लें कि जो हम आलेख पढ़ रहे हैं, आलेख के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, किन अंगों से मिलकर के आलेख बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लें और जान लें। हमने लिखा है आलेख के मुख्य अंग हैं भूमिका। सबसे पहले आलेख में भूमिका लिखी जाती है, फिर विषय का प्रतिपादन, जिस विषय पर आलेख है उसका प्रतिपादन, उसकी तारतम्यता बढ़ाई जाती है, फिर उसकी तुलनात्मक चर्चा, जिस विषय पर आलेख आया है उसकी तुलनात्मक चर्चा की जाती है, और फिर अंत में निष्कर्ष कि इस आलेख से क्या निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि हमने लिखा है सर्वप्रथम शीर्षक के अनुकूल, यानी कि जो शीर्षक आपका आलेख लिखने के लिए आया, उस शीर्षक के अनुकूल सबसे पहले बच्चों भूमिका लिखी जाती है। और भूमिका कैसी हो, जो हम भूमिका लिखें यह बहुत लंबी ना होकर संक्षेप में होनी चाहिए। संक्षेप में भूमिका बना दो, सारगर्भित भूमिका और रोचकता से भरी हुई भूमिका, ठीक है। अगला पॉइंट जो है विषय का प्रतिपादन। अब विषय का प्रतिपादन क्या है, विषय के प्रतिपादन में हम विषय का, जिस विषय पर हमारा आलेख आया है उस विषय का वर्गीकरण, आकार, रूप और क्षेत्र आ सकते हैं। उसका वर्गीकरण क्या है, कहाँ कहाँ तक ये फैला है, उसका आकार क्या है, उसका रूप क्या है, किन क्षेत्रों से संबंधित है, इन चीज़ों का अध्ययन हम कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो विषय का प्रतिपादन है इसमें विषय का क्रमिक विकास किया जाता है। क्रम से हम विषय को प्रतिपादित करते चले जाते हैं, क्रम से विकास की तरफ अग्रसर होते जाते हैं,
क्रम से उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। और विषय में, जो विषय हम लिख रहे हैं, विषय में हमारी तारतम्यता होनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तारतम्यता, एक से दूसरा भाव जुड़ा हुआ, विषय में लगातार तारतम्यता, यानी एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस जोड़ करके हमें बनाना है। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस बिल्कुल अलग, फिर अगले सेंटेंस जो आ रहे हैं आपके बिल्कुल अलग हो जाएं, दूसरे विषय पर पहुंच जाएं। तो हमारे विषय में तारतम्यता होनी चाहिए और क्रमबद्धता अवश्य होनी चाहिए। क्रमबद्धता, क्रम से हम उनको बढ़ाते चलें, लिखते चलें। अगला जो पॉइंट है आपका तुलनात्मक चर्चा। इस तुलनात्मक चर्चा में क्या है, जो विषय वस्तु आई है आपकी, जो टॉपिक आपका आलेख लिखने के लिए आया है, उसका तुलनात्मक फिर विश्लेषण किया जाता है कि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा होता तो ऐसा होता है कि नहीं। तो उसका तुलनात्मक विश्लेषण करना चाहिए हमें आलेख लिखते समय। और अंत में विषय का, जिस विषय पर हमने आलेख लिखा है, उसका निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। बस थोड़ा इन पॉइंटों पर ध्यान देते हुए हमें अपना पूरा आलेख लिखना है कि सबसे पहले आप लोग भूमिका बनाओगे। हेडिंग नहीं डालना है आपको कि हेडिंग डालो आप भूमिका, फिर आप दूसरी हेडिंग डालो विषय का प्रतिपादन, ये कुछ नहीं। आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो भूमिका, पहले भूमिका के विषय में, फिर विषय का प्रतिपादन, फिर उसके जो टॉपिक आया है उसकी तुलनात्मक चर्चा कर सकते हैं और अंत में उसका रिजल्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी कि जो आपका निबंध है, निबंध का ही छोटा रूप ये आर्टिकल है, जिसको हम आलेख कहते हैं। चलिए अब एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये एक हमने आलेख का आपके सामने उदाहरण लिख दिया है। क्या है, समझ लीजिए कि आपके बोर्ड के पेपर में एक टॉपिक आया कि महंगाई विषय पर, महंगाई से संबंधित इस विषय पर एक आलेख लिखिए। महंगाई विषय पर आपको आलेख लिखना है, तो किस तरीका से लिखेंगे, उन्हीं विषयों पर, जैसे पहले भूमिका लिखी जाती है और फिर विषय वस्तु जिस विषय पर आया है, ठीक है ना। भूमिका के बाद विषय का हम प्रतिपादन करेंगे, फिर तुलनात्मक चर्चा करेंगे और बाद में निष्कर्ष निकालेंगे। इन मूल तत्वों को ध्यान में रखते हुए हमें आलेख अपना लिखना है। देखिए किस तरीका से हमने लिखा है, समझ लीजिए महंगाई है, पहले टॉपिक डाल दिया छोटा सा हमने, फिर लिखिए महंगाई के बारे में। क्या लिखा है, देश इस समय भयावह महंगाई के दौर से गुजर रहा है। हमारा जो देश है इस समय भयावह महंगाई के दौर से गुजर रहा है। यूँ तो देश की आज़ादी के साथ ही महंगाई बढ़नी शुरू हो गई थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो तभी से महंगाई बढ़ना शुरू हो गई थी, पर इतनी अधिक नहीं थी जितनी आज के समय में हो गई है। इतनी अधिक महंगाई उस समय नहीं थी जितनी आज हो गई है। इस समय तो इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, इस समय इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है कि गरीब आदमी को जीवन जीना कठिन होता जा रहा है। यानी जो गरीब आदमी है वो अपने जीवन को किस प्रकार से जी रहे हैं, मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से वो जीवन यापन अपना कर रहे हैं इस महंगाई में। ठीक, रोटी कपड़ा और मकान सब महंगे हो गए हैं। रोटी कपड़ा मकान सब कुछ महंगा हो गया है इस समय। आना जाना महंगा हो गया है, किराया भी इतना बढ़ गया है कि हम लोग अब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सोचते हैं, ठीक है नहीं। यानी कि किराया भी बहुत महंगा हो गया है। अमीरों को तो, जो अमीर हैं, धनाढ्य लोग हैं, अमीरों को तो इस महंगाई से फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वह तो साधन संपन्न है, सब प्रकार की सुख सुविधाएं, पैसा उनके पास खूब भरा पड़ा है। तो जो साधन संपन्न लोग हैं उनको महंगाई से फर्क नहीं पड़ता है। अधिक परेशानी किसको है, अधिक परेशानी गरीबी रेखा के नीचे बसने वालों को है। जो गरीबी रेखा के नीचे अपने जीवन का गुजारा करते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको मुश्किल है। आटा, चावल, दाल, मसाले, ईंधन, कपड़ा, सब्जी, आज के समय में सब कुछ महंगा हो गया है, सब महंगे हैं ये। जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है ना, जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेजी से वेतन नहीं बढ़ रहा है, सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। ऐसे में अब ऐसी महंगाई के दौर में जिसको अपना पेट भरना मुश्किल पड़ता है तो वो इंसान क्या करते हैं, ऐसे में बहुत से लोगों को गलत कार्य भी करना पड़ रहा है। गलत काम में विवश हो जाते हैं, वो गलत काम करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए गलत काम को भी फिर करते हैं लोग बाग। यही लिखा है कि ऐसे में बहुत से लोगों को गलत काम करना पड़ रहा है। अच्छा, संस्कृत में एक कहावत भी कही गई है, संस्कृत में एक कहावत भी कही गई है। क्या कही गई कि बुभिक्षितः कथम न करोति पापम, बुभिक्षितः कथम न करोति पापम। बुभिक्षिता माने होता है बेटा भूखा, भूखा कैसे ना पाप करे। अब उसको पेट भरना है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है, ठीक है ना।
और सच्चे मार्ग पर चलने में उसको आमदनी हो नहीं रही, तो फिर वो गलत कार्य में जुट जाता है। तो भूखा व्यक्ति अपने पेट की भूख मिटाने के लिए पाप क्यों ना करे, वो पाप की तरफ अग्रसर हो जाता है फिर व्यक्ति। ये कारण किस चीज़ का है? महंगाई का। तो यही लिखा है हमने कि बुभुक्षता कथम न करोति पापम। बढ़ती महंगाई गरीबी में जीवन जीने वालों को बड़े से बड़ा पाप करने के लिए मजबूर कर देती है। मजबूर हो जाते हैं इंसान पाप करने के लिए। रोज जो हमारे वित्त मंत्री हैं महंगाई कम करने का बयान देते हुए नजर आते हैं, हमको नजर तो आते हैं कि वित्त मंत्री जी महंगाई कम करने के लिए अपना बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके बयानों का महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। महंगाई लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो इस तरीक़ा से हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको अब जैसे 5 नंबर का आना है तो अभी 5 नंबर के हिसाब से आपको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। चलिए ये आपने समझ लिया इतना, इसको हम मिटाएं, इसके आगे थोड़ी सा हम 2-3 लाइन और बढ़ा दें जिससे 5 नंबर लायक आप लोग लिख सकें, ठीक है। तो देखिए उसके आगे हमने ये बढ़ा दिया है। आपने उसमें पीछे सुना था कि वित्त मंत्री महंगाई कम करने के लिए बयान देते तो नजर आते हैं, लेकिन उनके बयानों का महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उसके आगे हम और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि अभी हाल में केंद्र सरकार ने योजना बनाई है, अभी हाल में केंद्र सरकार ने योजना बनाई है कि विदेशों में दलहन उगाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अब इसका कब असर होगा कौन जानता है, कौन जानता है कि इस बात का कब असर होगा, ठीक। अगर सरकार, अब देखो यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाल दिया, निचोड़ निकाल दिया अपने पूरे आलेख का। अगर सरकार महंगाई पर नियंत्रण करना चाहती है तो तत्काल जिंसों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगानी होगी, तब जाकर महंगाई पर नकेल लग सकती है ना। जो कालाबाजारी करते हैं, जिंसों की जमाखोरी जो होती है, ठीक है, उस पर हमें रोक लगानी होगी, तभी जाकर के महंगाई पर नकेल लग सकती है, महंगाई पर हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से कोई भी अगर आपका टॉपिक आ जाए पेपर में तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक हम आलेख आपको पढ़ के और सुना दें कि इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो। जैसे आपके पेपर में आ जाए कि लड़कियों की घटती जनसंख्या, काफ़ी बार ये टॉपिक आया है बोर्ड पेपर में, 2013 में ही आया था आलेख लेखन के लिए कि लड़कियों की घटती जनसंख्या। इस विषय पर अपना एक आलेख प्रस्तुत कीजिए। तो सुन लीजिए किस तरीक़ा से लिख सकते हैं। लड़कियों की घटती जनसंख्या ये विषय है आपका, डाल सकते हैं ऊपर विषय, लड़कियों की घटती जनसंख्या। ये विषय आया आपको आलेख लिखने के लिए, तो इस विषय पर लिखना है। तो सबसे पहले हम भूमिका बनाएंगे कि मानव सभ्यता में लड़का लड़की का एक समान योगदान है। मानव सभ्यता में लड़का लड़की का एक समान योगदान है। दोनों के बिना, दोनों के संसर्ग से ही मानव सृष्टि का निर्माण हुआ है। दोनों के मिलने से ही यह मानव सृष्टि बनी हुई है। एक के अभाव से अगर एक की कमी हो जाए, एक के अभाव से दूसरा अधूरा है। स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री पुरुष दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। नर के अभाव में नारी का जीवन अधूरा है, इसी तरह नारी के अभाव में नर का जीवन अधूरा है। यानी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक की कमी हो जाए तो दूसरा फिर अधूरा है, अपूर्ण हो जाता है। यह जानते हुए भी देश में ऐसे अनेक राज्य हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं कि एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक। तो ऐसे में अनेक राज्य हैं देश में हमारे कि जहां लगातार लड़कियों की संख्या घट रही है। ऐसे राज्यों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि हैं। इन राज्यों में लगातार लड़कियों की संख्या घट रही है। इन राज्यों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या 15 से 20% कम हो चुकी है। 15 से 20% जो राज्य के नाम बताए इनमें लड़कियों की संख्या कम है लड़कों की अपेक्षा। हरियाणा और पंजाब की हालत तो यह है, हरियाणा की और पंजाब की हालत तो यह है कि वहाँ पर वर पक्ष को बहू नहीं मिल पा रही है। इतनी कम लड़कियों की संख्या हो गई है कि वर पक्ष के लोगों को लड़की नहीं मिल पा रही है, बहू नहीं मिल पा रही है।
हरियाणा का एक गांव तो ऐसा है, सुन लीजिए, ये निश्चित बात है, सही बात, कि हरियाणा में एक गांव तो ऐसा है जहां एक भी लड़का शादीशुदा नहीं है। एक भी लड़का, आज के समय में जब जो लड़के पैदा हो रहे हैं उनकी शादी ही नहीं हो पा रही। घटती लड़कियों के पीछे, अच्छा लड़कियों की संख्या क्यों घट रही है? अब थोड़ी विश्लेषणात्मक अध्ययन कर लिया हमने, तुलनात्मक चर्चा कर ली कि घटती लड़कियों के पीछे समाज की गलत सोच है। समाज की गलत सोच, अनेक लोगों को जब पता चलता है कि गर्भ में लड़की पल रही है तो भ्रूण गिरा देते हैं, गर्भ में पल रहे उस भ्रूण को वो गिरा देते हैं। इस काम में बहुत से डॉक्टर भी हैं, वो भी अपने लालच के वशीभूत होकर के, लालच में आकर के उनका सहयोग दे देते हैं और गर्भपात करा देते हैं। वे अवैध लिंग परीक्षण करते हैं, वैध नहीं है लिंग का परीक्षण करना, फिर भी अवैध रूप से लिंग परीक्षण करते हैं। और जब माता पिता को कन्या होने का पता चलता है कि कन्या है पेट में, गर्भ में जो पल रहा है शिशु वो कन्या है, तो उसकी हत्या करवा देते हैं। विडंबना तो यह है कि अनेक शिक्षित लोग और धनी भी इस अपराध करने में शामिल हैं। धनी लोग, शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग भी एक अपराध कर रहे हैं। मध्य वर्गीय परिवार इसलिए लड़की नहीं चाहता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो इसलिए लड़की नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी शादी में दहेज देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वे लड़की का पता लगने पर उसे मृत्यु को समर्पित कर देते हैं, उसे मृत्यु को समर्पित कर देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो लड़की का पता लगने पर अपने जिगर के अंश को उसे अपने हाल पर छोड़कर चले जाते हैं। बच्ची पैदा हुई, उसको रास्ते पर किसी को कूड़े खाने पर छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे लोग भी आज हमारे समाज में पड़े हुए हैं। पहले भारत में दूध पीती प्रथा प्रचलित थी, दूध पीती प्रथा ये प्रचलित थी पहले हमारे भारत में। इस प्रथा के अनुसार कन्या के पैदा होने पर उसे तत्काल दूध में डुबोकर मार दिया जाता था। पहले कन्याओं को दूध में डुबा करके, अगर लड़की पैदा हो गई घर में तो उसको दूध में डुबा करके मार दिया जाता था। जब कड़े दंड की व्यवस्था फिर सरकार ने की तो क्या हुआ, यह जाकर कुप्रथा, जो बुरी प्रथा समाज में फैल गई थी, हमारे देश में फैल गई थी, तब जाकर के यह प्रथा बंद हुई। अभी भी भ्रूण हत्या पर कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। अपना बस निष्कर्ष निकाल दीजिए अंत में, अभी भी भ्रूण हत्या पर कठोर दंड दिया जाए, कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। भ्रूण हत्या के आरोपियों को उम्र कैद की सजा तक होनी चाहिए। ऐसा कुछ निष्कर्ष निकाल करके अपना शॉर्ट में, संक्षेप में 5 नंबर के हिसाब से आप लोग कितना लिख सकते हैं, 1-1.5 पेज, उतना अपना आलेख बढ़िया तरीका से लिखिए। तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आलेख लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में डालेंगे। अभी इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।